Hello everyone. Today we are going to discuss the most important topic of consolidated balance sheet of holding company. सबको मैंने पहले बताया है ना होल्डिंग कंपनी क्या होती है. होल्डिंग कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी और वो पेरेंट कंपनी कौन सी है जिसके पास मोर देन 51% शेयर्स हैं सब्सिडरी कंपनी के, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी. और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? जो कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंडर काम करती है, बीइंग अ चाइल्ड कंपनी, और उनके पास मैक्सिमम 49% तक स्टेक होता है. ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का मैक्सिमम जो है कितना भी हो सकता है, लाइक 70%, 80%, 90%, 100%. लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी का है उनका मैक्सिमम कितना होता है? 49%. ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है? सब्सिडरी को होल्ड करती है, कंट्रोल करती है बाय बीइंग अ पेरेंट. और अभी हमें क्या करना है? इनकी कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है. तो उसमें आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, दैट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. तो पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और व्हाट इज़ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. देखिए, फाइनेंशियल ईयर सबको पता है क्या होता है. ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पर एंड होता है. तो प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या है हमारे, कि जिस डेट पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया है उस डेट की पहले के जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और उस डेट के बाद के जो प्रॉफिट्स हैं वो होते हैं हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. देखिए, सपोज कीजिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 1 जुलाई 2019 पे एक्वायर किया. ठीक है, तो इस डेट के बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे 31 मार्च तक के, फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक के, तो वो आपके रहेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. ठीक है, और इस डेट से पहले के प्रॉफिट्स लाइक 1 मार्च 2019 से 1 जुलाई 2019 तक जो ये टाइम पीरियड रहेगा ये आपके रहेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. अब इनका एक नाम और भी है. जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? एक तरह से आप मान के चलिए करंट ईयर प्रॉफिट्स. ठीक है, और कैपिटल प्रॉफिट्स क्या है आपके? जो आपकी होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करने की डेट से पहले के प्रॉफिट्स हैं. ठीक है, अब बात आती है इनका यूज़ कहाँ करना है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के बाद. तो जब भी होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट को हम चेक करते हैं सब्सिडरी कंपनी से, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व. ओके, तो जब भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन होगा वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स. और जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं उनको सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐड इट टू प्रॉफिट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी. यहाँ पर जो प्रॉफिट का मतलब है वो ओनली प्रॉफिट से नहीं है. प्रॉफिट हेयर मीन्स प्रॉफिट प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस. ठीक है, इन केस ऑफ लॉसेस तो आप नेगेटिव में लिखेंगे वो फिगर को. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि देयर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट, इट मे बी लॉस ऑल्सो. तो इट मे बी कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस, तो हम उस फिगर को नेगेटिव में लिखेंगे. ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और जो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं जब आप होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, आप वहाँ पर उसको ऐड करेंगे. ठीक है, ओके. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैंने आपको अभी बताया कि एक होती है होल्डिंग कंपनी. ठीक है, और प्लस देयर आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. जैसे कि मान के चलिए कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में 70% इन्वेस्टमेंट किया है तो 30% इन्वेस्टमेंट किसका है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर का. ओके, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के केस में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हो या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. बट in case of holding company there is a huge difference because the treatment is different. कैपिटल प्रॉफिट को आप कैसे यूज़ करेंगे? while calculating goodwill and capital reserve. और रेवेन्यू प्रॉफिट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे? you have to add them to the profits of holding company. okay, so treatment is like this and I will explain it again with the help of an example. okay, I hope this is clear to you all.